नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल DK क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने आसपास जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे अम्ल, क्षारक और लवण। पहले हम पढ़ते हैं अम्लों के बारे में। आर्यनिस ने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीली लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सिट्रिक अम्ल C6H8O7। इसी प्रकार हमारे पास आता है एसिटिक अम्ल CH3COH और कार्बोनिक अम्ल आदि। अब हम क्या करते हैं, अम्लों का वर्गीकरण करते हैं। अम्लों का वर्गीकरण हम अलग अलग आधारों पर कर सकते हैं। पहला हमारे पास आधार आता है प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। प्राप्ति के स्रोत के आधार पर मतलब वो अम्ल हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। ऐसे अम्ल जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं या अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं उनको हम अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल बोलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल आदि। इसी प्रकार सेकंड हमारे पास आते हैं कार्बनिक अम्ल। जो अम्ल हमें कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे हमारे पास में फॉर्मिक अम्ल हमें प्राप्त होता है फॉर्मिका से अर्थात लाल चींटी से। ठीक है, लाल चींटी को फॉर्मिका भी बोलते हैं, इसलिए इस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल है। इसी प्रकार हमें सिरके के अंदर से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये बोल सकते हैं कि एसिटिक अम्ल से हम सिरका बनाते हैं। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल भी कार्बनिक अम्ल के अंदर आता है। इसी प्रकार सिट्रिक अम्ल जो नींबू के अंदर पाया जाता है और बेंजोइक अम्ल। क्षारकता के आधार पर आए तो क्षारकता क्या होती है किसी भी अम्ल की। किसी भी अम्ल की क्षारकता मतलब उसके अंदर से कितने H+ आयन निकल सकते हैं। ठीक है, अगर एक H+ आयन निकलेगा तो उसको बोलेंगे हम एक क्षारकीय अम्ल। ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में केवल एक हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब HCl कैसे एक H+ आयन देगा, जब हम इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये H+ और Cl- में टूटता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया H+ जो एक ही है, तो इस प्रकार ये एक क्षारकीय अम्ल है। इसी प्रकार हमारे पास नाइट्रिक अम्ल, इसका जलीय विलयन H+ और NO3- में टूटता है। इसी प्रकार हमारे पास में है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। अगला आते हैं हम द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो अपने जलीय विलयन में 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं। अरे भाई, ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में 2 हाइड्रोजन आयन दे क्या कहलाते हैं, द्विक्षारकीय अम्ल। उदाहरण के लिए हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब इसको हम ब्रेक करेंगे मतलब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, ये 2H+ और SO4 2- में टूटता है। अब यहाँ पे 2H+ 2 हाइड्रोजन आयन हो गए, 2 हाइड्रोजन आयन हुआ तो ये द्विक्षारकीय अम्ल। इसी प्रकार हमारे पास कार्बोनिक अम्ल भी है। अब आते हैं हम बहुक्षारकीय अम्ल में। ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, 2 से अधिक, 2 या 2 तो नहीं हो सकते, 2 से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उनको हम बहुक्षारकीय अम्ल बोलते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास सिट्रिक अम्ल C6H8O7 और फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। हम आते हैं समता के आधार पर। समता मतलब उसकी प्रबलता कितनी है। अब प्रबलता का आधार पर हम अम्लों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला हमारे पास आता है प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह अपने आयनों के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अम्लों को हम कहते हैं प्रबल अम्ल। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अब आते हैं दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, मतलब अपने आयनों के अंदर पूरी तरह से टूट नहीं पाते अपने जलीय विलयन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। अब देखो इसके अंदर उदाहरण क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ज़्यादातर तो वही है जो हमको अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो उदाहरण हम ले सकते हैं। फिर आते हैं सांद्र अम्ल।
जब अम्ल और जल का हम विलयन बनाते हैं और अम्ल की मात्रा जल से ज़्यादा होती है, यहाँ पे देख क्या लिखा है, इनमें जल की अपेक्षा अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे अम्ल को हम सांद्र अम्ल कहते हैं। लेकिन अगर जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ऐसे अम्ल को हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार, सार क्या होते हैं? आर्यनियस ने जैसे अम्लों के बारे में कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसी प्रकार आर्यनियस ने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं सार कहलाते हैं। अब ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। ऐसे तो कई ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण करते हैं। सारों का वर्गीकरण कैसे होता है? अब फर्स्ट इसके अंदर हम आते हैं सारकता के आधार पर या अम्लता के आधार पर। सारकता तो अम्लों के अंदर होती है। अम्लता के आधार पर क्या होता है? अब कोई भी अम्ल अपने जलीय विलयन में क्या आयन दे सकता है? OH- आयन दे सकता है। अब जितने OH- आयन देगा उतनी उसकी अम्लता होगी। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास में एक अम्लीय सार। ऐसे सार जो अपने जलीय विलयन में केवल एक हाइड्रोक्साइड आयन दे। अरे भाई, एक अम्लीय सार है तो वो एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है ना, तो ऐसे अम्ल को हम बोलेंगे एक अम्लीय सार। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये Na+ और OH- में टूटेगा। इसी प्रकार पोटेशियम टूटेगा K+ और OH- में। तो यहाँ पे हम दोनों में देखेंगे कि सिर्फ एक एक हाइड्रोजन आयन ही हमको मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये एक अम्लीय सार है। इसी प्रकार द्विअम्लीय सार ऐसे सार जो अपने जलीय विलयन में 2 हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो। ठीक है, उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बहुअम्लीय सार क्या होंगे? अरे भाई, ऐसे सार जो अपने जलीय विलयन में 2 से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, उदाहरण FeOH का होल थ्राइस और AlOH का होल थ्राइस। अगला हमारे पास आता है प्रबलता के आधार पर या समता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर मतलब वो कितने प्रबल है। ठीक है, और उसको पता कैसे चलेगा? जब अपन उसका जलीय विलयन बनाएंगे तो वो कितना आयनीकृत होते हैं। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास प्रबल सार। ऐसे सार जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल सार। अगर पूर्णतः आयनित होगा तभी तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, तभी तो उसके अंदर H+ आयन ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सार हमारे पास कहलाएंगे प्रबल सार। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम एक और कंसीडर कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी। अब आता है हमारे पास दुर्बल सार। ऐसे सार जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, पूरी तरह से टूट नहीं पाते। ठीक है, दुर्बल सार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सांद्र सार बिल्कुल अम्लों की तरह। जब अम्ल और सार और जल का विलयन बनाते हैं और सार की मात्रा ज़्यादा हो तो सांद्र सार बोलेंगे और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो तनु सार कहेंगे। अब आते हैं हम सूचकों पे। सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की प्रकृति को बताते हैं। ठीक है, किसी विलयन की प्रकृति मतलब वो अम्लीय है या सारीय है। यहाँ पे देखो, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल व सार को रंग परिवर्तित करके या गंध परिवर्तन, या तो उनमें रंग परिवर्तन होगा या गंध परिवर्तन होगा। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक ऐसे होते हैं जो रंग में परिवर्तन करके बताते हैं और कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो गंध में परिवर्तन करके बताते हैं हमको कि ये विलयन अम्लीय है या सारीय है। उनको हम बोलेंगे गंधीय सूचक, जैसे प्याज, वेनिला, लौंग का तेल आदि। देखो, जो लिटमस विलयन होता है ना, वो एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, इसको हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? सूचक की तरह। ठीक है, तो जब ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही सारीय होता है तब ये बैंगनी रंग दर्शाता है। लेकिन जब हम इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, इस पर अम्ल डालते हैं, तो क्या होता है कि ये अम्लीय हो जाता है, जिससे ये लाल रंग का हो जाता है। और अगर हम सार डालेंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे पदार्थ प्रकृति में बहुत सारे हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजनिया, ये बहुत सारे दे रखे हैं। ये क्या करते हैं? इन फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है ना, वो क्या करती है? विलयन में जो अम्ल और सारक उपस्थित है उसके अकॉर्डिंग रंग परिवर्तित करती है और हमें सूचित करती है। तो इनका उपयोग भी हम सूचक की तरह करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें हमें प्रयोगशाला से विभिन्न प्रकार के जो नमूने हैं एकत्रित करने हैं और उनका हमको विभिन्न सूचकों के साथ अभिक्रिया को नोट करना है। तो यहाँ में हम क्या कर रहे हैं, एक सारणी बना रहे हैं और इस सारणी में देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। जैसे हमारे पास विलयन के नमूनों के अंदर आ गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 HNO3 CH3COH। ठीक, अब इन सब का हमको अलग अलग सूचक जैसे लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फिनोप्थिलीन विलयन, मेथिल ऑरेंज विलयन आदि के साथ क्या अभिक्रिया होती है देखते हैं। ठीक है, तो जब HCl आता है तो ये लाल को तो लाल ही रहने देता है क्योंकि ये तो अम्ल है और लाल को प्रभावित नहीं करता, लेकिन अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नीला लिटमस विलयन है वो लाल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार H2SO4 भी यही काम करेगा क्योंकि H2SO4 खुद अम्ल हो गया और HNO3 भी अम्ल हो गया, CH3COOH भी अम्ल हो गया। तो ये लाल लिटमस को कोई प्रभाव नहीं करेंगे, लेकिन नीला तो लाल हो ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिनोप्थिलीन विलयन पे। अम्ल फिनोप्थिलीन विलयन को कोई, उसका जो फिनोप्थिलीन विलयन का रंग होता है अम्लों के अंदर वो रंग ही नहीं रहता है, उसमें कोई अपने को रंग नहीं दिखता है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही फिनोप्थिलीन विलयन क्षार के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो NaOH CaOH का होल ट्वाइस, KOH MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये सारे क्या है, क्षार है और इस क्षार में फिनोप्थिलीन विलयन पिंक रंग का हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो ये क्षार है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और नीले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। HCl कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि लाल को तो लाल ही रहने देता, नीला लाल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास NaOH है, ये क्षार है और ये लाल को नीला कर देता है और नीले को नीला ही रहने देता है। ये हमारे पास सारे के सारे क्षारों के लाल लिटमस विलयन के साथ प्रभाव है और इसी प्रकार ये क्षारों के नीले लिटमस विलयन के साथ प्रभाव है। ठीक है, अब फिनोप्थिलीन क्या होता है, ये ऊपर वाले चारों क्या है, अम्ल है, HCl H2SO4 HNO3 CH3COH। तो ये फिनोप्थिलीन विलयन इनमें रंगहीन ही रहता है और नीचे वाले ये जो है NaOH COH का होल ट्वाइस, KOH MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये सारे के सारे क्या है, क्षार है। तो फिनोप्थिलीन विलयन इसमें पिंक कलर देता है। अब मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, जब ये अम्लों के संपर्क में आता है तो लाल रंग का हो जाता है और क्षारों के संपर्क में आ जाता है पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऊपर वाले 4 अम्ल है तो ये इसमें लाल रंग शो कर रहा है। ठीक है, ये देखो लाल रंग, और इसके अंदर फिर जाता है हमारे पास में क्षारों के अंदर पीला रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। पहला हमने पढ़ा था सूचकों के बारे में, सूचक के ऊपर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या होती है। अब दूसरे है, अब इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक परख नली लेनी है जिसमें 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है। अब इसमें दानेदार जिंक डालना है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमने पहले भी की है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, जब भी हम जिंक डालेंगे तो जिंक क्या करेगा, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है ना, देखो इसका पता कैसे चलाएंगे, तो जब हम इसके पास कोई बर्निंग कैंडल मतलब जलती हुई मोमबत्ती या तीली लेके जाएंगे तो वो फटफट की आवाज़ के साथ जलेगा। ठीक है, तो इस समय हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अर्थात क्या होता है, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और क्या बनाता है, धातु लवण बनाता है। ठीक है, ये देखो ये अभिक्रिया कैसे होती है, धातु प्लस तनु अम्ल क्या बनाता है, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण, जिंक हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है जो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो तनु HCl होगा, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2NaCl बनेगा और H2 गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार Fe H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो FeSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्षार के साथ सामान्यतः सारी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं करती है जिसमें हम कहते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और टिन। ये जो धातु है ये क्या करती है, क्षार के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, और धातु लवण बनाती है। जैसे जिंक NaOH के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे NaOH क्षार हो गया, NaOH क्या हो गया, क्षार हो गया, और ये NaOH के साथ अभिक्रिया करती है तो हमारे पास सोडियम जिंकेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, रटा मार लो,
ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है Na2ZnO2 मतलब सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद करना है, और हाइड्रोजन गैस इसके साथ मुक्त होती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, इसका फॉर्मूला भी अच्छे से याद करना है, और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होगी। हम आते हैं हमारे क्रियाकलाप 2.6 पर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अम्लों और क्षारों के आपस में अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या ले रखा है, एक परख नली के अंदर 2 ml NaOH ले रखा है और उसके अंदर 2 बूंद फिनोप्थिलीन की मिला दिया। फिनोप्थिलीन जो होता है, जो सारी विलयन के साथ क्या रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, ठीक है। तो जो अब जैसे अपन 2 बूंद फिनोप्थिलीन मिलाएंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। अब हम इसको काउंटर कैसे करेंगे, अब हम इसके अंदर मिला देंगे तनु HCl, जिससे क्या होगा, वो गुलाबी रंग वापस रंगहीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे की क्षमता को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। इस आधार पर हम कहते हैं अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जो उदासीनीकरण अभिक्रिया वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात तो उसके अंदर से उष्मा निकलती है, ठीक है ना। उदाहरण जैसे HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ, सबसे सिंपल एग्जांपल, HCl की अभिक्रिया NaOH कराने पर हमारे पास NaCl बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार KOH की अभिक्रिया HNO3 से कराने पर हमारे पास KNO3 बन रहा है। यहाँ पे NaCl भी लवण हो गया और KNO3 भी लवण हो गया, ठीक है। अब अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला भाग है जो हमारे तीसरे चैप्टर के अंदर भी वापस आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे समझना चाहिए। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लवण व जल बनाता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड क्या बना रहा है, लवण व जल, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर CuO, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे HCl के साथ में, तो हमारे पास बनता है CuCl2 और H2O। देखो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। अपन ने एक अभिक्रिया भी इससे पहले ही पढ़ी, जस्ट अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है वो किस प्रकृति के हो गए, क्षारीय प्रकृति के हो गए, ठीक है। देखो ये इसके अंदर लिखा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के और उदाहरण कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा HCl से तो CaCl2 बना देगा और H2O बनेगा। इसी प्रकार MgSO4 MgO H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgSO4 बनाएगा, प्लस इसके साथ में H2O बनेगा, जो यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया हमने धात्विक ऑक्साइड के साथ की थी, और हमने कहा था कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं, ठीक है। देखो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनाते हैं, लवण व जल। अब इसके अंदर देखो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड जो हमारे पास कॉमन होता है CO2, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, CaCO3 जो एक लवण है और H2O मिलता है। इसी प्रकार हमारे पास में NaOH अभिक्रिया करेगा CO2 से, ठीक है, और क्या बनाएगा Na2CO3 और H2O, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास आ गया KOH CO2 से अभिक्रिया करेगा, K2CO3 बनाएगा और H2O बनाएगा। इस प्रकार देखो जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनाता है। इसी प्रकार जब क्षार धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण व जल बना रहा है। मतलब अधात्विक ऑक्साइड क्या हो गए, अधात्विक ऑक्साइड हो गए हमारे पास में अम्लीय प्रकृति के, ठीक है ना। वीडियो में इतना ही, आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।